पुष्पा 2, राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। सैंडलवुड ऑयल फैक्ट्रीज हुई बंद। हेलो दोस्तों, मैं नितिन दहिया आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। सर दर्द होने पर हम चंदन का पेस्ट यूज करते हैं, लेकिन इस पेस्ट को चंदन की लकड़ी से बनाना खुद एक सरदर्द है। सैंडलवुड का तेल और इत्र का कन्नौज के साथ एक गहरा कनेक्शन रहा है। उत्तर प्रदेश में गंगा के साथ बसा हुआ कन्नौज शहर देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इत्र बनने के लिए चंदन के तेल की भारी डिमांड को देखते हुए कन्नौज इसे डिस्टिल्ड यानी प्योरीफाई करने के लिए एक सेंटर बन गया था। भले ही ज्यादातर लकड़ी वास्तव में कर्नाटक और तमिलनाडु के साउथर्न स्टेट्स में होती है, कन्नौज शहर से सैंडलवुड ऑयल के वर्ल्ड मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया था और रफली 100 टन का एक्सपोर्ट भी किया था। लेकिन चंदन का जिक्र कोई कृष्ण नारायण कपूर के सामने करके दिखाए, जिसका परिवार एक सेंचुरी से भी ज्यादा चंदन के तेल पर बेस्ड परफ्यूम बनाने की आर्ट में माहिर है। वो आज चंदन का नाम सुनकर दुखी होकर कहते हैं, तुम क्यों पूछते हो? पूछने और बताने से क्या सही हो जाएगा? कृष्णा नारायण की कड़वाहट बिना किसी कारण के नहीं है। 65 इयर्स के कपूर के पूर्वजों ने 1880 में कन्नौज मैनुनाल रामनारायण में पहली और सबसे बड़ी मॉडर्न डिस्टिलिंग और परफ्यूमरी कंपनी की शुरुआत की। समय के साथ कपूर परिवार ने इसे 4 अलग अलग फर्म्स में तोड़ दिया। कपूर की फर्म इंडियन फ्रेग्रेंस और केमिकल हर महीने लगभग 800 किलोग्राम सैंडलवुड तेल का प्रोडक्शन किया गया और 80 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। लेकिन अब उनकी कंपनी का शटर बंद हो रहा है और सिर्फ कपूर फैमिली नहीं है जिसकी डिस्टिलरी शॉप बंद हो रही है। भारत की टोटल शिपमेंट्स जुड़कर सिर्फ 5 टन हो गई थी और प्रोसेसर्स तेजी से चंदन के तेल की फॉरेन वैरायटीज को खरीद रहे थे और कन्नौज का परफ्यूम बिजनेस खत्म होता जा रहा था। और सवाल ये है कि कहां क्या गलत हुआ? जो शहर पहले ये बिजनेस डोमिनेट कर रहा था, अब वो अचानक ठप हो रहा था। इनसाइडर्स का कहना था कि 1978-79 में चीजें गलत होने लगी थी, जब इंडोनेशिया, जो कि कच्चे चंदन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, उसने कच्चे चंदन को एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। भारत ने दूर दराज के देशों के लिए कच्चा चंदन सप्लाई करने के लिए कदम रखा। उन्हें अपने धूप यानी इंसेंस इंडस्ट्री और रिलीजियस सेरेमनीज में चंदन की जरूरत थी और जिसकी वजह से कीमत भी बोली और बढ़ा दी। कच्चे चंदन का एक्सपोर्ट अचानक तेल बनाने की तुलना में ज्यादा पॉपुलर हो गया। कच्ची लकड़ी की सप्लाई में मिल रहे इजी मनी से सैंडलवुड के जंगलों की ज्यादा से ज्यादा चंदन की लकड़ी की कटाई और इनकी स्मगलिंग को बढ़ावा मिल रहा था। साल 1996 में अच्छे इरादों के साथ नरक के लिए रास्ता बनाने का एक उदाहरण लें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंडलवुड और इसके ऑयल के एक्सपोर्ट और रेगुलेट करने के लिए एक्सपोर्ट कोटा लगाने का फैसला किया। इसने कच्चे सैंडलवुड का ऑक्शन सिस्टम सेटअप किया और अगर कोई ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहता तो उसे लकड़ी भी खुद ही खरीदनी पड़ती थी और इससे सप्लाई कम हो गया और चंदन के तेल की प्राइस भी बढ़ गई। उस वक्त चंदन की कीमत कहीं 65,000 प्रति किलो और 1.5 लाख रुपए प्रति किलो के बीच में थी। एक तरफ भारत ने खुद को मार्केट से बाहर कर दिया था और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने खुद को सैंडलवुड और उसके तेल के डोमिनेंट सप्लायर के रूप में जगह बना ली। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने चंदन की इंडियन वैरायटीज को भी उगाना शुरू कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि भारत भी जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में उगाए जाने वाले वैरायटीज के चंदन के तेल को खरीदना शुरू कर देगा। कपूर ने बताया कि भारत के चंदन के तेल की कीमत 65,000 प्रति किलो थी, जो ऑस्ट्रेलिया से चंदन के तेल की कीमत और अफ्रीकी चंदन के तेल की कीमत से 3 गुना ज्यादा थी और ग्लोबल लेवल पर ऐसा प्रोडक्ट बेचना इम्पॉसिबल था। और जैसे पहले दिक्कतें कम थी कि अब इंपोर्ट लाइसेंस लेने में भी बहुत लंबा वक्त लगता था। पहली ऑक्शन के लगभग 2 साल बाद 1998 में इंपोर्ट लाइसेंस का पहला सेट इश्यू किया गया। इस पर मोरक ध्वज सैनी, एक और डिस्टिलर, कहता है, एक्सपोर्ट डीलर ऑर्डर देने के पहले कोई भी 2 साल का वेट क्यों करेगा? कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट इतना लंबा इंतजार नहीं करेगा। डिस्टिलर और एक्सपोर्ट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या थी नेक्स्ट इंपोर्ट लाइसेंस का वक्त पर ना मिलना और इससे विदेशों में किसी के क्लाइंट्स को रेगुलर सप्लाईज की गारंटी नहीं दे सकते थे। आखिरकार कपूर ने अपनी फैक्ट्री को बंद कर दिया था। अब उसके पास 1 करोड़ की वर्थ का पूरा डिस्टिलेशन प्लांट था जिसमें सिर्फ धूल जम रही थी। कन्नौज की 22 ऐसी डिस्टिलरीज में से एक कपूर की डिस्टिलरी बंद होने वाली लास्ट कंपनी थी। कपूर कहते हैं कि उनके परिवार के कारोबार को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था और 80 साल के सैनी का 40 लाख का कारखाना, जो 1998 में बंद होने वाली पहली कुछ फैक्ट्रीज में से एक था। चंदन की कीमतों में लगातार इंक्रीमेंट का एक क्लियर रीजन ये था कि कन्नौज ने यूएसपी ट्रेडिशनल इत्र इंडस्ट्री को पूरी तरह से तोड़ दिया था।
1970s एक पर्सनल फ्रेग्रेंस के रूप में बेचे जाने वाले टॉप क्वालिटी के सैंडलवुड तेल से बने इत्र से बेकार क्वालिटी वाले तेल के ये धूप और फ्लेवरिंग पान मसाला बनाने में चला गया। जब तेल की कीमतें बढ़ी तो पर्सनल फ्रेग्रेंस के लिए बना इत्र और महंगा हो गया था। पहले से ही मॉडर्न परफ्यूम की और सबका प्रेफरेंस बदल रहा था। 1980 के शुरुआत तक परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बदल गए जो पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्रीज में आ रहे थे, लेकिन इत्र मैन्युफैक्चर को पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्री की प्राइस के हिसाब से चलना था। इसीलिए उन्होंने सैंडलवुड ऑयल की जगह लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सैनी कहते हैं, एक गुटखा का पैकेट का प्राइस शुरू से लेके अब तक इतना कम क्यों है जब सैंडलवुड ऑयल की कीमत रोज बढ़ रही है। इत्र मैन्युफैक्चर के चंदन के तेल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ रास्ता खोजना पड़ा। आज कन्नौज में मैन्युफैक्चर्ड सारे इत्र का 90 to 95% पान मसाला और तंबाकू फ्लेवरिंग के लिए यूज किया जाता है और सभी इत्रों में से लगभग 10 से 15% मेनली चंदन के तेल का यूज करते हैं, क्योंकि इत्र के मुख्य कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स के रिटेल्स प्राइस में इंक्रीमेंट नहीं चाहते हैं। पर्सनल फ्रेग्रेंस के रूप में प्रोडक्ट 5% इत्र में से लगभग सभी को सऊदी अरब जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इत्र पर प्रदीप कपूर का कहना है कि अब ये कहना गलत नहीं हो सकता कि एक पूरी जनरेशन को ये नहीं पता कि असली चंदन के तेल से बने इत्र का असल में कैसा स्मेल होता है। प्रदीप कपूर भी उसी परिवार से रिलेटेड है जिसने कन्नौज में पहला डिस्टिलेशन और परफ्यूम फैक्ट्री शुरू की थी। उनकी फैमिली फर्म जगत अरोमा चंदन के डिस्टिल्ड बिजनेस से बाहर चली गई और अब लैंकॉम, टॉम फोर्ड और जी ऐसे फोर परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स के लिए फ्रेग्रेंस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करती है। इंडिया के नुकसान की कहानी यही खत्म नहीं होती। 1990 में जब भारत की पकड़ तेल के ट्रेड पर ढीली होनी शुरू हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया ने एक मौका देखा और यूनिक प्रोडक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने सैंडलवुड की इंडियन वैरायटी को डेवलप करना शुरू कर दिया। सैंडलवुड की ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी संतलम स्पिकैटम ऑयल कंटेंट के मामले में इंडियन वैरायटी से कम है। इसी कारण से जब तक ऑस्ट्रेलिया सैंडलवुड एक्सपोर्ट बाजार में एक बड़ा प्लेयर था। हालांकि इससे ऑस्ट्रेलियाई सरकार को दुनिया में सबसे वैल्यूएबल लकड़ी की पुनर्जन्म और सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए 1929 में सैंडलवुड एक्ट बनाने और लागू करने से ही रोक पाया। और उस एक्ट में लिखा गया कि सैंडलवुड का 1% ही हर साल हार्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल होगा और हर पेड़ की कटाई के लिए 1 दर्जन के बीज को उगाया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट वैरायटीज के लगभग 20,000 हेक्टेयर के सैंडलवुड के पेड़ उगाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर बागान वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कमीशन, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के स्टेट ऑन वाले सैंडलवुड रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, वो दुनिया में चंदन के रिसोर्सेज का सबसे बड़ा सप्लायर होने का दावा करता है। ये उम्मीद की जाती है कि ऑस्ट्रेलिया अगले 3 से 7 सालों में भारत में इंडियन वैरायटी के सैंडलवुड तेल का एक्सपोर्ट शुरू कर देगा। प्रदीप कपूर ने यह कहा कि वास्तव में एक शर्म की बात है कि हम एक ऐसे एरिया को बर्बाद करने में कामयाब रहे हैं जहां हमने डोमिनेंस का आनंद लिया था, तो सैंडलवुड की स्मगलिंग ने इसके ऑयल बनाने के बिजनेस में भी खलल डाल दी थी। इसी तरह हो सकता है कि पुष्पा 2 में भी हमें एक बार सिर्फ सैंडलवुड स्मगलिंग नहीं बल्कि इसके और भी यूजेस और बिजनेस देखने को मिले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।